नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। बहुत जिस तरीके से इस समय किसानों को लेकर के तमाम सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं, इस अभी जो स्थिति बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट का जो नया आदेश आया है डल्लेवाल साहब को लेकर के, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे किसानों में भी अलग-अलग क्षेत्र के लोग, क्षेत्रों के हिसाब से बँटे हुए किसान, अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो जो घरों में आप आटा, गेहूँ, चावल जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको पता है कि वो किस राज्य के किसान ने उगाया है? क्या आप जानते हैं कि जो आटा आप खा रहे हैं, वो पंजाब के किसान ने उगाया है कि हरियाणा के किसान ने उगाया है या फिर उत्तर प्रदेश के किसान ने उगाया है? क्या आप जानते हैं कि जो सब्जियाँ आप खा रहे हैं, वो किस किसान के जो है वो मेहनत से उगा करके और बाज़ार तक आने के बाद आपके घरों तक आई है? लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अब इस तरीके का बंटवारा करने की भी कोशिश शुरू हो गई है और इस कोशिश में सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट भी खड़ा हुआ जो है वो दिखने लग गया है। ऐसी तस्वीर बन रही है, इस तरीके की तस्वीर बन रही है। ऐसे तमाम जो मौके हैं ऐसे तमाम जो सवाल हैं, ऐसे सवालों पर बात होगी हमारी। हमारे साथ आतमजीत सर मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर शुरुआत हम इससे करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो ताज़ा आदेश आया है, नया-नया आदेश आया है जिसमें वो पंजाब सरकार को कह रहे हैं डल्लेवाल साहब का इलाज कराने के लिए। समस्या की जो जड़ है, आखिर उस जड़ को खत्म करने के लिए, समस्या को खत्म करने के लिए, समस्या का सही समाधान निकालने का आदेश सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं देता है? क्या सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहता है कि किसानों के मसले पर, किसानों की समस्याओं का समाधान सरकार निकाले, मामला चलता रहे? देखिए, जहाँ तक केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने 6 दिसंबर 2021 में किसानों से कुछ वादे किए थे। पहले तो उन्होंने कहा कि एमएसपी को पारदर्शी और देशव्यापी बनाने के लिए हमें कमेटी बैठाएंगे। उसके बाद उसको कमेटी जब कब बनाई गई, कब बिठाई गई, जुलाई 2022 में ये कमेटी बनती है और उसके बाद एसकेएम के 4 किसान को संगठनों में 4 से किसान रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया जाता है, तो एसकेएम मना कर देता है। वो कहता है सरकार के साथ हमारी 1 टू 1 वार्ता होनी थी। अगर आपने 26 मेंबर अपने बना लिए जिसमें सारे कृषि विशेषज्ञ भी आपके, आंदोलन से ना जुड़े हुए किसान जिनको आप किसान कहते हैं वो भी आपके, कृषि मंत्रालय भी आपका, स्टेट के कृषि विभाग के सेक्रेटरीज भी आपके, तो फिर चर्चा किस विषय पे होगी? क्योंकि 32 लोगों की कमेटी में कोई फैसला नहीं होता, सिर्फ घोषणाएं होती हैं या फिर चर्चा होती है। तो एसकेएम ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, उनकी पार्टिसिपेशन ना होने की वजह से वो निष्क्रिय हो गई, क्योंकि बाद में पता चला कि इनकी जितनी भी मीटिंगें हुई हैं या नहीं हुई हैं, कोई मिनट्स ऑफ द मीटिंग नहीं है। संजय अग्रवाल जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी जब वो सेक्रेटरी थे, जॉइंट सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, तो वो अपने बातों से मुकर गए और शायद मोदी जी चाहते थे ये सब चले जाए यहाँ से पंजाब के इलेक्शन में, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। अब पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कोई अपना इंटरेस्ट तो है नहीं, क्योंकि पहले वो अकाली दल के सहारे थी, फिर जिस अकाली दल के सहारे थी वो अकाली दल बादल का क्या हाल हुआ इलेक्शन में आप जानते ही हैं। अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सारा जो उसका जिम्मेदारी है वो पंजाब की सरकार पे डाल दी कि अब वहां पंजाब के जो डीजीपी हैं वो जाके मिलें डल्लेवाल साहब से, डल्लेवाल साहब की हालत का पता करें। 30 दिन हो गए हैं उनके फास्ट ऑन टू डेथ को, और अब अगर मान लो उनको कुछ हो जाता है तो देश का किसान फिर जो है वो परेशान होगा, जागेगा, आएगा। तो अब ये सारा दारोमदार जो है वो भगवंत सिंह सरकार पे डाल दिया गया कि भगवंत सिंह सरकार देखे उनको अस्पताल कैसे भेजना है, उनको लेके जाना है, नहीं लेके जाना है। हालांकि उनके जो संगठन, वहां के जो किसान मोर्चे संगठन के लोग हैं, 2 ग्रुप्स हैं जो वहां पर खनौरी और शंभू पे बैठे हैं। एक एसकेएम नॉन पॉलिटिकल है जिसको जगदीश सिंह डल्लेवाल जिसके लीडर हैं, और दूसरा जो है किसान मजदूर कोऑर्डिनेशन मोर्चा जिसमें स्वरण सिंह पंढेर उसको लीड कर रहे हैं। तो अब दोनों के कोऑर्डिनेटर स्वरण सिंह पंढेर को बना दिया गया है, क्योंकि डल्लेवाल साहब तो बात करने की हालत में नहीं है किसी के साथ। और उनकी टीम से मेरी बात हुई थी, सुखजीत सिंह जी थे, उनसे बात हुई थी, फिर बीकेयू क्रांतिकारी के लोग हैं वहां पे, उनसे मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने कहा भी सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश है तो उसका तुरंत पालन होना चाहिए, एम्बुलेंस रेडी होनी चाहिए और वहां पे डॉक्टरों को भेजा जाना चाहिए। पर पंजाब सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसा कदम 2-3 घंटे पहले तक तो नहीं हुआ है। अब अगर पिछले 2-3 घंटे में कुछ नए डेवलपमेंट्स हो तो मुझे उसके बारे में पता नहीं है। पर अव्वल ये अब एक बात निकल के जरूर आ रही है कि सरकार केंद्र की इसका ओनस नहीं लेना चाहती
और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो सारी जिम्मेदारी पंजाब गवर्नमेंट की बना दी है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि ये सारे किसान पंजाब के हैं और इनका भारत के बाकी किसानों से कोई लेना देना नहीं है। ये एक सोचतन साजिश के तहत किया जा रहा है, मेरा इतना ही कहना है। सर, किसान आंदोलन जब चल रहा था तो वहां पर देश भर के किसान आए थे वहां पर। तब ऐसा नहीं था कि वहां केवल पंजाब के किसान बैठे हों या केवल हरियाणा के किसान बैठे हों। तमाम ऐसे हिस्सों से जहां से किसान नहीं आ पाए थे, उन्होंने भी सांकेतिक तौर पर अलग अलग तरीके से उसका समर्थन किया, प्रदर्शन किया। कहीं जिला मुख्यालयों पर, कहीं कमिश्नरीज पर ये प्रदर्शन हुए थे। लेकिन ये किसानों का नया वर्गीकरण करना कि ये पंजाब के किसान हैं, ये हरियाणा के किसान हैं, ये इसको कैसे देखा जाए? केवल सियासत मानी जाए इसको लेकर के, या फिर ये देश के लिए, कुल मिला जुला करके देश के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये क्या खतरनाक नहीं होने जा रहा है कि हम किसानों का भी वर्गीकरण इस रूप में करें? देखिए, खतरनाक तो है ही है, किसानों का वर्गीकरण हो चुका है और पंजाब के किसानों को तो आतंकवादी भी और खालिस्तानी भी घोषित किया जा चुका है। मैं अब आपको एक छोटी सी खबर और देता हूं, इसी से जुड़ी है। गुरदासपुर में 6 क्रूड बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं चौकियों पर, पुलिस चौकी। कितनी बड़ी चौकी होगी तो आप समझ ही सकते हैं। कोई जान माल का हाथ नहीं होता। एक ऑटो जो जब्त किया गया था उसमें बम विस्फोट होता है, एक चौकी के बाहर होता है। क्रूड बॉम्ब्स हैं। 3 लोग नामजद किए जाते हैं। जो 3 लोग नामजद किए जाते हैं उसमें 2 डेली वेजर्स हैं, एक ट्रक ड्राइवर है। ट्रक ड्राइवर को मास्टरमाइंड बताया जाता है और फिर यह बताया जाता है कि इनके हैंडलर्स जो हैं वो पाकिस्तान और ग्रीस में बैठे हैं। सुनते जाइएगा, पाकिस्तान ग्रीस में इनके हैंडलर हैं और इनका जो सबसे बड़ा सरगना है वो ब्रिटिश आर्मी में इन्फेंट्री में काम करता है, 30 साल का लड़का है। चलिए, और इसका इसका जो खुलासा है कौन करते हैं? डीजीपी पंजाब करते हैं, गौरव यादव। उनका पूरा उसका स्टेटमेंट आता है, उनका बयान आता है, उनका वीडियो आता है और बताया यह जाता है कि ये तीनों नामजद थे, ये तीनों वहां से भागे। और कहां भागे? उत्तर प्रदेश में, पीलीभीत में। पीलीभीत पूरनपुर वो जगह है जहां पे न्याय रैली किसानों ने निकाली थी। 20,000 किसान वहां इकट्ठे हुए थे जब मोनू मिश्रा टैनी ने 4 किसानों पर और 1 मीडिया कर्मी की हत्या कर दी थी। और अजय मिश्रा टैनी ने खुलेआम धमकी दी थी कि मैं तुम लोगों को देख लूंगा, मैं रहने नहीं दूंगा, संभल जाओ। और जब हमने न्याय रैली करी थी तो उस समय जो हमारे वहां पे ऑर्गेनाइजर कमेटी के लड़के थे, जब वो पुलिस परमिशन लेने जाते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं भाई देख लो, अपनी जिम्मेदारी पे करना, क्योंकि मामला लखीमपुर का है। तुम लोग यहाँ न्याय रैली पूरनपुर में कर रहे हो, पीलीभीत में कर रहे हो, कहीं ये ना हो उसका खामियाजा तुम लोगों को भुगतना पड़े। तो हमारे साथी वहां कहते हैं कि हम देख लेंगे, आप कोई बात नहीं, आप परमिशन कराइए, हमारी जमीन है, हम अपनी जमीन पर कर रहे हैं, गुरुद्वारे की जमीन पर कर रहे हैं, खेत में कर रहे हैं, इससे आप लोगों को क्या लेना देना। ठीक, न्याय रैली हो जाती है। फास्ट फॉरवर्ड 2024, ये 3 आतंकवादी पीलीभीत के एक होटल में चेक इन करते हैं, फेक आईडीज पे। आईडी आदर्श नगर बलिया की दी जाती है, 3 डिफरेंट नाम से। पहली बात तो उनके पास आईडी कहां से आई? दूसरी बात, उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता, वो पैसे भी उनको कहां से मिलते हैं? और वो किसी से नेगोशिएट करा के रेट की हमें इतने दिन रहना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस पार्टी ने इनको भगाया वहां से, पंजाब से, कि तो ऐसा है तुम लोग यहां से भाग जाओ, तुम लोग नामजद हो चुके हो और जब मामला ठंडा हो जाएगा तुम लोग वापस आ जाना। अब वो डेली वेजर्स हैं बेचारे, एक ट्रक ड्राइवर है, क्या करे? उसकी माँ, एक की माँ कहती है, परमजीत कौर, की मेरा बेटा तो दिहाड़ी पे गया था, 3-4 दिन से घर नहीं आया है। जशनप्रीत जो लड़का है वो 18-19 साल का है, उसकी शादी जो है वो 3 महीने पहले हुई है। और तीसरा जो रवि है, उसके खुद के 5-7 भाई बहन है, बाप नहीं है सर पे। और फिर सुबह 5 बजे जो वो सड़क है लखीमपुर पीलीभीत पूरनपुर की, अगर कोई गया हो वहां पर, सिंगल लेन रोड है जिसमें रात को 8 बजे के बाद इतनी धुंध हो जाती है दिसंबर जनवरी में कि आप टॉर्च लेके भी पैदल नहीं चल सकते। सुबह 5 बजे वहां जो आसपास के फार्म हैं, उनके प्रधान से मेरी बात हुई थी 2 दिन पहले। तो प्रधान साहब कहते हैं कि 5 राउंड फायर हमने सुने, हमें लगा किसी ने पटाखे फोड़े हैं सुबह 5 बजे। तीनों लोगों को वहां ढेर किया जाता है और एक चोरी की मोटरसाइकिल प्राप्त होती है। अब पता लगता है होटल में जब चेक इन किए थे 8 बजे, 10 बजे वहां से निकले, 10 बजे के बाद उन्होंने मोटरसाइकिल भी चुराई और उसको पुलिस ने 5 बजे ट्रैक भी कर लिया और उनको चेस करते हुए नहर के साथ साथ, नहर के पास कितनी धुंध होती है, एक निर्माणाधीन पुल से वो नहर से उतरते हैं, 3 किलोमीटर नहर के बगल में पगडंडी पे सड़क पे जाते हैं और वहां पे वो ढेर कर दिए जाते हैं।
और फिर उसके बाद अभी कहानी ये खत्म नहीं हुई है, उसकी कहानी आगे भी सुनिए। आगे की कहानी ये है कि उसके बाद ये तलाशा जाता है कि रह कहां रहे थे, कौन रिश्तेदार थे इनके, तो कोई रिश्तेदार नहीं निकलता, होटल में निकलते हैं वो। फिर पता लगाने की कोशिश होती है इनके अकम्प्लिस या इनके कोई यहाँ पे कॉन्ड्यूट होंगे जिसकी वजह से वो पीलीभीत आए। एक स्टोरी बनाई जाती है। एक लड़का जो वहां बीजेपी के जिला महामंत्री की सिक्योरिटी में काम करता था, कहीं 3-4 साल पहले उसने अपनी फोटो डाली थी उस जिला महामंत्री की जो गन थी, लाइसेंस्ड गन, उसको लेकर वो एक फोटो खिंचवाता है। और इस बात को भी 4-5 साल बीत चुके हैं और वो लड़का गुड़गांव में एक कंपनी में, लॉजिस्टिक्स कंपनी में एज अ क्रेन ड्राइवर, एज अ ऑपरेटर काम कर रहा है। और वो अपने घर जाता है 27 तारीख को, यहां से 26 को निकलता है, 27 को पहुंचता है और वहां पर उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। वो एफआईआर की कॉपी मेरे पास अभी आधा घंटा पहले आई है। एफआईआर क्या होती है कि आपने फेसबुक पर किसी और के वेपन के साथ फोटो डाली 4 से 5 साल पहले, आपके ऊपर आर्म्स एक्ट लगता है और आपको तफ्तीश के लिए बुलाया जाता है। जाहिर तौर पे अगर उसको बुलाएंगे, अगर पुलिस के सामने जाएगा तो अरेस्ट हो जाएगा। अरेस्ट हो जाएगा तो कहेंगे भाई तुम भी सरदार हो और वो जो 3 लड़के मारे हैं वो भी सिख हैं और तुम चारों मिले हुए हो। तो ये वहां पे अब सुराग ढूंढ रहे हैं। आपने एक पहले तो यूपी के पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकियों को एनकाउंटर में, कथित एनकाउंटर में मारा और कथित खालिस्तानी बताया उनको। और उसके बाद सोमवार के ऑपरेशन के बाद आपने पहले होटल में गए, होटल के ओनर से पूछा भाई बताइए ये लड़के कैसे आए, कहने लगे तो आईडी लेके आए, आईडी फेक निकली। चलिए ठीक है, आदर्श नगर बलिया की आईडी फेक आईडी है। उसके बाद जिसने होटल में रेट नेगोशिएट कराया आपने उसको भी अरेस्ट कर लिया। और अब आप उस कहानी को पूरी करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, उसका मेन कारण जो है, दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि आपको याद होगा हरजीत सिंह निज्जर की हत्या में सीधे सीधे आरोप लगा था हमारे देश की जांच एजेंसियों पर और एम्बेसी की कंसुलेट पर कि हरजीत सिंह निज्जर की रेकी कराई गई गृह मंत्रालय द्वारा, जिसके गृह मंत्री कौन है, अमित शाह है। और उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम, अमित शाह का नाम, अजीत डोवाल का नाम और एम्बेसी में कार्यरत लोगों का नाम ब्रिटिश कोलंबिया का आया। उसके बाद जस्टिन ट्रूडो को लाख गालियां निकालेंगे कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा का है, वो खालिस्तानी समर्थक है, वो इस तरीके की हरकतें करता है। एक हिंदू महासभा का प्रोग्राम भी हुआ था मंदिर के बाहर, उसमें भी दूसरी तरफ सड़क के कुछ खालिस्तानी समर्थक खड़े थे, तो उनकी भी कहासुनी हुई, बहसबाजी हुई, आपस में झड़प हुई। तो इस तरीके के कारनामे भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े अच्छी तरीके कराना जानते हैं। और वो इसलिए करा रहे हैं कि हरजीत सिंह निज्जर के मर्डर में जो सूचनाएं प्राप्त हुई, जो एविडेंस प्राप्त हुए, जो इन्वेस्टिगेशन हुई, वो 5 आइज कंट्रीज ने इंटेल करी आपस में। 5 आइज एक ग्रुप है जिसमें 5 कंट्री आते हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है, कनाडा है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है। अब ब्रिटेन भी इसमें आ गया, ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, कनाडा भी आ गया। अब बात यह आ जाती है कि उनको डिस्क्रेडिट कैसे किया जाए। उनको डिस्क्रेडिट कैसे किया जाए, तो उसको डिस्क्रेडिट करने का बहुत बड़ा अच्छा कारण है कि ब्रिटिश आर्मी में एक आदमी को, जो यहां से 2013 में पढ़ने के लिए गया बच्चा 20 साल का, उसका बाप सूबेदार आर्मी में था, उसका दादा आर्मी में था, आर्मी फैमिली को बिलोंग करता है, पढ़ाई करने गया, 3 साल की पढ़ाई की, ब्रिटिश आर्मी में उसकी इंडक्शन हो गई और वहां पे वो एज अ आर्टिलरी में गनर के तौर पे काम कर रहा है। जो भी आदमी है उसका नाम बताया जाता है, उसका एलियास नाम बताया जाता है और ब्रिटिश विदेश मंत्रालय इस बात की का खंडन करता है कि इस नाम का, इस फोटो का, इस रंग रूप का कोई लड़का हमारी आर्मी में काम ही नहीं करता है, ब्रिटिश आर्मी को बदनाम न किया जाए। और इसकी पहल कौन करते हैं, पंजाब के डीजीपी साहब करते हैं। डीजीपी किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, भगवंत मान स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं। कार्यवाहक डीजीपी हैं, कार्यवाहक डीजीपी हैं, क्योंकि डीजीपी वहां पे अभी नियुक्त होना है दूसरा। तो अब आप ये बताइए कि पंजाब का डीजीपी पुलिस पार्टी को 3 कथित खालिस्तानी आतंकवादियों के पीछे भेजता है, उसी जगह पर पीलीभीत पूरनपुर में उनका एनकाउंटर कराता है, जहां के किसान आंदोलन में सम्मिलित थे 13 महीने, और जिसमें अजय मिश्रा टैनी जो है वहां लखीमपुर में इलेक्शन हारते हैं लोकसभा का, और जो वहां के एसपी हैं उनके कथित ताल्लुकात अजय मिश्रा टैनी के साथ बताए जाते हैं, जिनके डिस्ट्रिक्ट में ये एनकाउंटर हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि एक एसपी है
एक शहर का, और एक डीजीपी है एक स्टेट का, 2 पुलिस पार्टियां मिलकर इन 3 लोगों का एनकाउंटर करती हैं। और जहां एनकाउंटर होता है वहां पर कोई ब्लड स्प्लटर नहीं होता, एक जगह पर सिर्फ खून के धब्बे पड़े होते हैं। उसकी फोरेंसिक जांच भी नहीं हुई है कि एक आदमी का खून है, कि 2 आदमी का खून है, कि 3 आदमी का खून है। मोटरसाइकिल चोरी की बताई जाती है, और उत्तर प्रदेश में तो हर रोज हर थाने में कम से कम 5 केस मोटरसाइकिल चोरी के होते हैं। वो चोरी की मोटरसाइकिल क्या प्लांट नहीं की जा सकती वहां पे? ठीक है, बाएं हाथ का बिल्कुल। खेल है किसी भी थाने का या चौकी का। बहुत बहुत सारे तो ये सवाल उठते हैं। जी 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 किसानों को चूंकि बदनाम करने के एनकाउंटर्स लिए। पे इस समय वैसे भी सवाल उठ रहे हैं लगातार, एक के बाद एक, जिस तरीके से बहुत सारे एनकाउंटर हुए और उनमें ज्यादातर पर सवाल उठाए गए, कुछ में मुकदमे भी और क्या क्या कुछ हुआ, कुछ में घर वालों ने जब सच्चाई बताई तो वो सच्चाई बिल्कुल पुलिस की थ्योरी और पुलिस की स्टोरी से मैच ही नहीं करते हैं। तो ये सारी परिस्थितियां तो लगातार बनी हुई हैं। सर, हम जरा एक बार फिर हम किसानों वाले मुद्दे पर पूरी तरीके से लौट करके आते हैं। किसानों का जो पूरा मामला है, क्या फिर से एक किसान आंदोलन की नींव रखी जा रही है? जिस तरीके से हिसार के अंदर महापंचायत की खबर है, महापंचायत में तमाम सारे निर्णयों की बात हो रही है, हालांकि उस पर विस्तार पूर्वक चीजें बाद में सामने आएंगी, लेकिन ये क्या है? क्या एक और क्या नए किसान आंदोलन की भूमिका तैयार की गई है क्या? नया किसान आंदोलन दिल्ली 2.0 आज से 11 महीने पहले शुरू हुआ था। और ये कोई पहला प्रोग्राम नहीं तय किया जा रहा। ये प्रोग्राम इसलिए अब नेशनल पटल पर आ रहा है क्योंकि जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन चलते हुए 30 दिन हो गए हैं। वहां उत्तर प्रदेश के किसान संगठन, तमिलनाडु के पहले से थे, कर्नाटक के पहले से थे, उनके रैया संगठन के लोग जो है शांता कुमार के पहले दिन से खनौरी शंभू पे बैठे हैं। तमिलनाडु के किसान पहले दिन से बैठे हैं। तमिलनाडु की सारी कमिश्नरीज में प्रदर्शन किया गया था आज से 7, 8, 10 दिन पहले। तो ये मामला किसान आंदोलन 2.0, एमएसपी के वादे को लेकर, कर्जा माफी को लेकर, बिजली अधिनियम बिल में सब्सिडी, जो क्रॉस सब्सिडी है उसको लागू करने को लेकर, और पराली के मुद्दे को, और जो 750 किसान शहीद हुए। अब 750 में तो आप 400 किसान यहां के भी जोड़ लीजिए, 400 किसान तो 11 महीने में यहां भी शहीद हो चुके हैं। तो अगर माना जाए तो 1150 किसानों की परिवारों को यह सरकार देखने को तैयार नहीं है। मोदी जी के पास समय नहीं है बात करने का। तो मामला ये पहले से चल रहा है। और मैं आपको ये जो गुरदासपुर वाली कहानी बताई है, गुरदासपुर में हमारे बीकेयू माजा के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि भाई साहब ये हमको खालिस्तानी बताने के लिए ये सब कवायतें की जा रही। अजय मिश्रा टहनी गृह मंत्री हो या ना हो, उत्तर प्रदेश की पुलिस में उनकी पकड़, योगी महाराज की, योगी सरकार के नाक के नीचे पंजाब के डीजीपी और एसपी पीलीभीत ने मिलकर यह कांड किया है, क्योंकि वो हमको बदनाम करना चाहते हैं, सिखों के खिलाफ दंगा करना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों। इंदौर के एक अखबार में इस बात को लेकर एक लेख लिखा जाता है, और उस लेख में पता क्या कहा जाता है कि पीलीभीत के गुरुद्वारे खालिस्तानी उग्रवादियों, खालिस्तानी आतंकियों के संरक्षण के अड्डे बन गए हैं। इतनी उपजाऊ जमीन इन किसानों को पट्टे पे दी गई। आपको उसकी हकीकत बताना चाहता हूं। जब ये जमीनें पट्टे पे 1949 में दी गई थी, देश की आजादी के बाद, जब लोग वहां से यहां आए, वेस्ट पाकिस्तान से जब यहां आए, तो उस समय यहां जंगल थे, बाघ घूमते थे। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मेरी माता जी का जन्म वहां हुआ था, मेरे नाना वहां रहते थे। तो मैं तो बचपन में 1 साल की उम्र से वहां जा रहा हूं। तो वहां शेर हुआ करते थे, आप ट्रक लेके निकले और शेर जंगल में घुमा करते थे। इन किसानों ने मेहनत मशक्कत करके वहां के पेड़ काटकर, ये जो आपके कटीले पेड़ और कटीले आपके जो वहां झाड़ थे, उनको निकालकर उन जमीनों को उपजाऊ किया। वहां कितना पत्थर था, कितना स्टोन था, आप समझ भी नहीं सकते। उस एरिया को उपजाऊ करना, उस एरिया को प्रॉस्परस बनाना, पूरे तराई के एरिया को, ये पंजाब के किसानों ने किया। आज उन्हीं को आतंकवादी घोषित करके ये पट्टे की जमीनें वापस लेना चाहते हैं, और इनको आउटसाइडर बता रहे हैं। जब वहां पंजाब के लोग आए थे तो यूपी और बिहार की लेबर वहां रुकती नहीं थी, बसों में आती थी। उनको डर लगता था कि जंगली जानवर खा जाएंगे। तो बाप, ये सारा गेम समझिए। ये गेम क्या है? किसानों की जमीनों को हथियाना, सिखों को खालिस्तानी बोलना, उग्रवादी बोलना, आतंकी बोलना। और अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये सारा भार जो है वो भगवंत सिंह मान सरकार पर डालता है। मैं पूछता हूं, डीजीपी उनका
इनकाउंटर करवाता है, इतना बड़ा बयान देता है, चीफ मिनिस्टर कहां छुपे बैठे हैं, किसकी गोद में है? भगवंत मान कहां हैं? उनका डीजीपी इतना बड़ा बयान देता है, भगवंत मान क्यों, किसके घूंघट में बैठे हुए छुपकर, क्यों नहीं सामने आके बात करते? दूसरी तरफ इनके जो सीएम है अरविंद केजरीवाल साहब, वो कहते हैं हम बिकते नहीं हैं, हमें बहुत कोशिश की गई, लाख प्रलोभन दिए गए, केस खत्म कर देंगे, बीजेपी ज्वाइन कर लो, हम तो भगत सिंह के अनुयायी हैं, हम तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं। अरे आप अगर बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह के अनुयायी हैं, तो आपका सीएम पंजाब में क्या कर रहा है? अभी तक आपने हरियाणा की सरकार से बात क्यों नहीं की? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि आवागमन को नहीं रोका जाना चाहिए, ये देश के आर्टिकल 14 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। पर बात यह है कि इस देश में सरकार के खिलाफ बोलने से 90% जनता डरती है, उसी का फायदा सरकार ये उठा रही है निश्चित। जनता के प्रतिनिधि, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो भारतवर्ष के हों, उसका फायदा उठा रहे हैं। जी रामप्रकाश बिल्कुल जी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद रतनजीत सर हमसे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि किसानों का मामला इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं बार बार ये इसका जिक्र करता हूं कि आज जिस 80-85 करोड़ लाभार्थियों के सहारे चुनाव जीतने का सपना भारतीय जनता पार्टी देखती है, उनको देने के लिए 5 किलो राशन यही किसान उगाते हैं और तभी आप वो लाभार्थी बनाते हैं। थैंक यू सो मच सर।